सो हेलो गाइस, व्हाट इज़ अप। मेरा नाम है मयंक राठौर एंड आप देख रहे हैं फैक्ट वे। तो आज का टॉपिक है हमारा इंडिया एंड नेपाल कन्फ्लिक्ट फॉर द डिस्प्यूटेड एरिया ऑफ काला पानी। तो आज हम इंडिया और नेपाल के कन्फ्लिक्ट के बारे में बात करेंगे कि डिस्प्यूटेड एरिया जो है काला पानी का, उसके लिए इंडिया और नेपाल का कन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है उसके पीछे। आज हम आपको इस वीडियो में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए वीडियो को पूरा देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। तो वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा कि क्या चाइना का इसमें कुछ इन्फ्लुएंस है या नहीं। तो वीडियो को एंड तक देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को पता ही होगा कि इंडिया और नेपाल के बीच में बहुत ही पुराना रिश्ता है, बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप रहे हैं इंडिया और नेपाल के बीच में। तो अब ये कन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है? तो इंडिया और नेपाल जो है काफ़ी पहले के टाइम से एक साथ हैं, एक दोस्त की तरह एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। बिकॉज़ आप सभी को पता होगा कि इंडिया से अगर कोई भी पर्सन नेपाल जाता है तो उसे वीज़ा या पासपोर्ट किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, एंड नेपाल से अगर कोई पर्सन आता है तो उसे भी वाइस वर्सा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो जाहिर सी बात है, फिर बाउंड्री जो है, बॉर्डर्स जो हैं, वो सिर्फ एक नाम के लिए हैं। एक तरीके से देखा जाए तो सिर्फ नाम के लिए बॉर्डर्स हैं। तो अगर इतनी ही गहरी रिश्ता है, इतना ही गहरी दोस्ती है इंडिया और नेपाल के बीच में, तो ये कन्फ्लिक्ट हो क्यों रहा है? क्यों इस डिस्प्यूटेड एरिया के लिए कन्फ्लिक्ट हो रहा है, और ये डिस्प्यूटेड एरिया डिस्प्यूटेड क्यों कहलाता है? तो चलिए आगे मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि काला पानी का एरिया है कहाँ। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि काला पानी का एरिया है कहाँ। तो काला पानी जो है ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के ईस्टर्न मोस्ट टिप है। एक तरीके से अगर आप मैप देखें तो ये उत्तराखंड में पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिल्कुल ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में है, ईस्टर्न मोस्ट टिप है एक तरीके से। तो ये जो है ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में हो गया उत्तराखंड के, एंड ये 330 स्क्वायर किलोमीटर्स का एक एरिया है। और इसको 3 एरियाज़ के 3 जगह के बेसिस पे डिफ़ाइन किया जाता है, जिसमें नॉर्थन मोस्ट पार्ट है लिम्पियादुरा, जो कि एक गांव टाइप है। इसका साउथर्न ईस्टर्न पार्ट है लिपुलेक पास, एंड इसके साउथ वेस्ट पार्ट में है गोंजी, एंड इसके साउथ पार्ट में है काला पानी। तो बेसिकली इसे नॉर्थ मोस्ट पार्ट लिम्पियादुरा, साउथर्न ईस्ट पार्ट लिपुलेक पास एंड साउथ पार्ट काला पानी, इन 3 जगहों के बेसिस पे डिफ़ाइन किया जाता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस कंट्रोवर्सी की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। इस कंट्रोवर्सी की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, एंड हिस्टोरिकल वे से अगर देखा जाए तो इनके बॉर्डर्स को किस बेसिस पे हिस्ट्री में डिफ़ाइन किया गया था, जिसकी वजह से आज हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो इस कंट्रोवर्सी की स्टार्टिंग जो हुई है वो 2 इवेंट्स के बेसिस पे हुई है। इस कंट्रोवर्सी की स्टार्टिंग का जो सबसे पहला इवेंट था वो था नवंबर 2019 में। नवंबर 2019 में जब इंडिया ने अपना एक न्यू मैप रिलीज़ किया, जिसके अंदर उन्होंने काला पानी, लिपुलेक पास एंड लिम्पियादुरा, ये तीनों रीजन जो है अपने अंडर दिखाए, तो नेपाल उस बात से बहुत नाखुश हुआ। एंड उसके बाद जो था सेकंड जो इवेंट था वो था 8 मई 2020, जब इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने एक न्यू रोड को इनॉग्रेट करने का साइन किया। उस न्यू रोड को इनॉग्रेट करने से पिलग्रिम्स जो होते हैं, यात्री जो होते हैं, उनके लिए फ़ायदा है, ये चीज़ उन्होंने बताई। अब उनको यात्रियों को क्या फ़ायदा था? ये 80 किलोमीटर्स की एक लंबी रोड है जो लिपुलेक पास पहुंचाती है सीधी। तो अब लिपुलेक पास के ऊपर क्या है, तिब्बत है, जहाँ पर कैलाश मानसरोवर है। तो अब क्या बताया गया, इस रोड का पर्पस बताया गया कि जो पिलग्रिम्स होते हैं, जो यात्री होते हैं, उनको पहले क्या होता था कि सिक्किम से होके गुजरना पड़ता था, सिक्किम से होके जाना पड़ता था कैलाश मानसरोवर की ट्रिप के लिए, कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए। तो उसमें उनको 5 डेज़ लगते थे, 5 दिन लगते थे कैलाश मानसरोवर के यात्रियों को। बट इस रोड को इनॉग्रेट करने के बाद, इस रोड के बनने के बाद, कैलाश मानसरोवर के यात्रियों के लिए सिर्फ 2 दिन का ट्राई कराया जाएगा। तो इस रोड को इनॉग्रेट करने का पर्पज़ ये बताया गया। तो अब मैं आपको हिस्टोरिकल वे में बताने की कोशिश करता हूँ कि इस चीज़ की हिस्ट्री क्या है, इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई। तो इसकी कहानी की शुरुआत होती है 1800, आज से 200 साल, करीबन 200 साल पहले। तो उस टाइम पे इंडिया में ब्रिटिशर्स का राज था। ब्रिटिशर्स ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को अपने अंडर लेने की कोशिश कर रहे थे। वो नेपाल की तरफ भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे।
और नेपाल के अंदर उस टाइम पे गोरखा किंगडम था। तो अब नेपाल के जो गोरखा किंगडम था वो बहुत ही पावरफुल था, तो इस वजह से नेपाल के गोरखा किंगडम और ब्रिटिशर्स इन दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ, एक वॉर हुआ, जिसे एंग्लो नेपलीज वॉर कहा जाने लगा, जो कि 1814 से स्टार्ट होकर 1816 में ख़त्म हुआ। मतलब ये जो वॉर था ये 2 साल का हुआ। अब इस वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ सॉगली हुई, इस वॉर के बाद संधि हुई। अब ट्रीटी ऑफ सॉगली के बेसिस पे ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है ये नेपाल के अंडर आ चुका था। लेकिन कुछ समय बाद ब्रिटिशर्स ने ये देखा कि ये जो है स्ट्रेटेजिकली हमारे अंडर आना चाहिए और इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है, इस एरिया की बहुत इम्पोर्टेंस है ब्रिटिशर्स के लिए। तो इस वजह से ब्रिटिशर्स ने बहुत ही चालाकी से इस एरिया को अपने अंडर ले लिया और अपना एक न्यू मैप लॉन्च किया, जिसके अंदर ये एरिया ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर ले लिया। बट उस टाइम पे गोरखास को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उससे, बिकॉज़ उन लोगों ने सोचा कि यह बहुत ही छोटा सा एरिया है तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद से अब तक, उसके बाद से इंडिया के आज़ाद होने तक ब्रिटिशर्स ने उस एरिया को इंडिया के ही अंडर दिखाया है, अंडर शो किया है। इंडिया के मैप में अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो वो इंडिया के अंडर ही शो होता है वो एरिया। अब 1962 के बाद नेपाल और इंडिया दोनों ही लिपुलेख और काला पानी वाला एरिया अपने मैप्स में दिखाते हैं। बट इस बार पहली बार नेपाल ने लिम्पियोधुरा वाला पार्ट अपने मैप में दिखाया है, जिसकी वजह से बॉर्डर डिस्प्यूट की प्रॉब्लम पहली बार खड़ी हुई है। बट इससे पहले भी एक बार 1990s में ये बॉर्डर डिस्प्यूट की प्रॉब्लम खड़ी हुई थी, बिकॉज 1990s में क्या था कि नेपाल के अंदर डेमोक्रेसी आई थी। नेपाल के अंदर डेमोक्रेसी बहुत लेट आई थी, 1990s में आई थी डेमोक्रेसी नेपाल के अंदर। तो 1990 में एक बार और ये बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ था, बिकॉज जब डेमोक्रेसी आई तो उन्होंने पुराने कागज़ों को उठा के देखा, हिस्ट्री को उठा के देखा, तो जिसके बेसिस पे उन्होंने ये सोचा कि ये एरिया तो हमारे अंडर होना चाहिए। तो इस वजह से 1990s में भी एक बार ये चीज़ हुई थी एंड 1990s के बाद से ही इस एरिया को डिस्प्यूटेड एरिया कहा जाने लगा। फिर नेपाल को और बुरा तब लगा जब मई 2015 में इंडिया एंड चाइना ने एक एग्रीमेंट किया ट्रेड के लिए। लिपुलेख पास से ट्रेड के लिए इंडिया और चाइना ने एक एग्रीमेंट किया मई 2015 में। तो उससे भी नेपाल को बहुत बुरा लगा और नेपाल ने इंडिया और चाइना दोनों कंट्रीज़ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, विरोध किया। एंड अब इस टाइम पे तो आपको पता ही है कि ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं, कन्फ्लिक्ट पूरा एक क्रिएट हो गया है। ये किस बेसिस पे हुआ है अब मैंने आपको पूरी कहानी बता दी है। तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार हमें आपका ओपिनियन हम जानना चाहते हैं, तो आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप क्या मानते हैं कि ये एरिया जो है किसके अंडर होना चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि इस कन्फ्लिक्ट के बीच में चाइना का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। इसको मैं 2 रीज़न्स की वजह से बोल सकता हूँ। ये मेरा मानना है, ये हर जगह सही नहीं है, बट ये मेरा मानना है, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो ये 2 रीज़न्स के बेस पे है, क्योंकि जब मई 2015 में इंडिया और चाइना ने ट्रेड एग्रीमेंट किया था लिपुलेख पास वाले रीजन से, तो उस टाइम पे नेपाल ने, जैसा मैंने आपको पहले भी वीडियो में भी बताया, तो उस टाइम पे नेपाल ने दोनों कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया, दोनों कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ विरोध व्यक्त किया। तो अगर चाइना का कुछ इन्फ्लुएंस होता, अगर नेपाल जो है वो चाइना की तरफ से बोलता, तो वो उस टाइम पे नेपाल जो है चाइना और इंडिया दोनों के ख़िलाफ़ नहीं होता, वो सिर्फ इंडिया के ख़िलाफ़ होता, चाइना के साथ देता। बट ऐसा नहीं हुआ। एंड सेकंड रीज़न ये है कि नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी है, नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी है, तो जो रूलिंग पार्टी है वो भी और अपोजिशन पार्टी है वो भी, दोनों पार्टीज़ जो हैं वो इस चीज़ को लेके यूनाइटेड हैं, वो इस चीज़ को लेके इकट्ठा हैं, एक साथ हैं कि ये एरिया हमारे अंडर होना चाहिए। और सिर्फ अपोजिशन पार्टी ही नहीं, नेपाल की सारी पार्टीज़, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो सारी इस चीज़ से रिलेटेड जो हैं वो यूनाइटेड हैं कि हाँ ये एरिया हमारे अंडर होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि चाइना का इसके अंदर कुछ इन्फ्लुएंस है। तो अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। आगे और भी आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।
एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।